नमस्कार। टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। इस नई पहल के जरिए हम रोज की खबरों में से कुछ सवाल बनाएंगे और उन्हें यहाँ डिस्कस करेंगे। ये सवाल वैसे होंगे जो यूपीएससी में कई बार सीधे पूछ लिए जाते हैं या फिर कथन के रूप में पूछे जाते हैं। इसके अलावा स्टेट पीसीएस, आईईएस, एसएससी, बैंक पीओ, रेलवे, यूजीसी नेट, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए जैसी परीक्षाओं में सीधे सीधे ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करते हैं कल के प्रैक्टिस क्वेश्चन से। कल का प्रैक्टिस क्वेश्चन था, हाल ही में 12वें एशियाई एयर गन शूटिंग चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर पिस्टल में किसने स्वर्ण पदक जीता? ए मनु भाकर, बी सौरभ चौधरी, सी दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। हाल ही में 12वें एशियाई एयर गन शूटिंग चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर पिस्टल में मनु भाकर और सौरभ चौधरी ने मिक्स्ड एयर पिस्टल टीम में स्वर्ण पदक जीता है, जबकि ईशा सिंह और विजयवीर सिद्धू ने जूनियर मिक्स्ड एयर पिस्टल टीम में गोल्ड मेडल जीता है। आपको बता दें कि इस चैंपियनशिप का आयोजन चीनी ताइपे के ताओ युआन में किया गया। इसमें अनुराधा और अभिषेक वर्मा की दूसरी भारतीय टीम ने फाइनल में चौथे स्थान पर कब्जा किया। तो कल के प्रैक्टिस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, दोनों, यानी मनु भाकर और सौरभ चौधरी। आज का पहला सवाल, भारतीय पुरुषों की बास्केटबॉल टीम के कोच कौन बने हैं? ए के गोविंदाराज, बी वेस्लिन मैटिक, सी तेजा सिंह धालीवाल या डी रेलिन डिसूजा। 2010 में ईरान को एशियाई खेलों में कांस्य पदक दिलाने वाले वेस्लिन मैटिक को भारतीय पुरुष बास्केटबॉल टीम के नए मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। उनके अप्रैल के अंत तक आने की उम्मीद है। ऑप्शंस की बात करें तो के गोविंदाराज, इन्हें बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है। क्वेश्चन में कोच पूछा है तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वेस्लिन मैटिक। क्वेश्चन नंबर 2, ट्यूरिंग अवार्ड का संबंध किस क्षेत्र से है? ए पत्रकारिता, बी खेल, सी पर्यावरण या डी तकनीक। हाल ही में कंप्यूटिंग के नोबेल पुरस्कार के रूप में जाने जाने वाले ट्यूरिंग अवार्ड के लिए 3 वैज्ञानिकों को चुना गया है। इन वैज्ञानिकों के नाम हैं, पहला योशुआ बेंगियो, दूसरा जेफरी हिंटन, तीसरा यान लिकुन। इन्हें ग्रैंडफादर ऑफ एआई कहा जाता है। इन वैज्ञानिकों ने एआई यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। ये इन तीनों की तस्वीर है। इस अवार्ड में $1 मिलियन की धनराशि दी जाती है। आपको बता दें कि इसका नाम प्रसिद्ध ब्रिटिश गणितज्ञ और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में काम करने वाले एलन मैथिसन ट्यूरिंग के नाम पर रखा गया है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता विज्ञान में सबसे तेजी से वृद्धि करने वाले क्षेत्रों में से एक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पिछले साल यूपीएससी की प्री में सवाल पूछा गया था, जिसके बारे में हम पिछले सेशन में कवर कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर है ऑप्शन डी, तकनीक। क्वेश्चन नंबर 3, स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स के अनुसार इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दुनिया में कौन सा स्थान है? ए 69th, बी 64th, सी 59th या डी 66th। स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स के अनुसार सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे को लगातार 7वीं बार दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विमानन केंद्र का ताज पहनाया गया है, जबकि नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को 59th स्थान पर रखा गया है। यह सूची यूके स्थित स्काईटेक्स द्वारा संकलित की गई है, जो एक कंसल्टेंसी फर्म है जो एयरलाइन और हवाई अड्डे की समीक्षा और रैंकिंग साइट चलाती है, जिसमें 100 हवाई अड्डे हैं। नई दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत का सबसे अच्छा हवाई अड्डा माना गया है। ऑप्शंस की बात करें जिसमें बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 69th पोजीशन मिली है, मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 64th पोजीशन मिली है, और अगर 66th पोजीशन की बात करें तो 2018 में नई दिल्ली आईजीआई हवाई अड्डा इसी रैंक पर था। और इस साल की रैंकिंग के अनुसार
सही आंसर है ऑप्शन सी 59th। क्वेश्चन नंबर 4th, यूरोपियन यूनियन में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध किस वर्ष से लागू होगा? ए 2022, बी 2021, सी 2025 या डी 2030? यूरोपियन यूनियन की संसद ने सिंगल यूज प्लास्टिक जैसे कटलरी, कॉटन बड्स और स्ट्रॉ को प्रतिबंधित करने के लिए वोट किया है। यह प्रतिबंध यूरोपियन यूनियन के सभी सदस्य देशों में 2021 से लागू होगा। ये नियम यूनाइटेड किंगडम के लिए भी बाध्यकारी होंगे यदि ब्रेग्जिट का ट्रांजिशन पीरियड आगे बढ़ता है। दरअसल ब्रेग्जिट के बाद यूरोपियन यूनियन और यूके के बीच संबंध कैसे होंगे, इस पर कोई नई व्यवस्था नहीं बन पाई है। आपको बता दें कि यूरोपियन यूनियन एक आर्थिक और राजनीतिक संगठन है। 2012 में यूरोपियन यूनियन को नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया था। इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर है ऑप्शन बी 2021। क्वेश्चन नंबर 5, रोलैंड गैरोस ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट का दूसरा नाम क्या है? ए ऑस्ट्रेलियन ओपन, बी विंबलडन, सी यूएस ओपन या डी फ्रेंच ओपन? रोलैंड गैरोस ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट, जिसे फ्रेंच ओपन भी कहा जाता है, इस खबर की चर्चा इसलिए की जा रही है क्योंकि हाल ही में फ्रेंच ओपन ने इन्फोसिस के साथ मिलकर 3 साल की रणनीतिक प्रौद्योगिकी साझेदारी की घोषणा की है। इस साझेदारी का उद्देश्य विश्व स्तर पर प्रशंसकों और खिलाड़ियों के लिए टेनिस अनुभव की फिर से कल्पना करना है। अब बात करते हैं ग्रैंड स्लैम्स की। ग्रैंड स्लैम्स टूर्नामेंट, जिन्हें मेजर भी कहा जाता है, 4 सबसे महत्वपूर्ण वार्षिक टेनिस इवेंट हैं। ग्रैंड स्लैम यात्रा कार्यक्रम में जनवरी के मध्य में ऑस्ट्रेलियन ओपन होते हैं। इसके बाद मई जून में फ्रेंच ओपन, जिसे रोलैंड गैरोस भी कहा जाता है, जून जुलाई में विंबलडन और सबसे अंत में अगस्त सितंबर में यूएस ओपन खेला जाता है। ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। रोलैंड गैरोस टेनिस टूर्नामेंट, इसका दूसरा नाम है फ्रेंच ओपन, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में यूनियन कैबिनेट ने अंटार्कटिक में सहयोग के क्षेत्र में एक समझौते के बारे में अवगत कराया है। यह समझौता किस देश के साथ किया गया है? ए अर्जेंटीना, बी बांग्लादेश, सी नेपाल या डी जापान? हाल ही में यूनियन कैबिनेट ने भारत और अर्जेंटीना के बीच हुए अंटार्कटिक सहयोग पर समझौता ज्ञापन से अवगत कराया है। आपको बता दें कि यह समझौता बीते फरवरी माह में किया गया था। इस समझौता ज्ञापन से पृथ्वी विज्ञान के क्षेत्रों से जुड़ी परियोजनाओं को स्थापित करने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही अंटार्कटिका और दक्षिणी महासागरों के प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करने और उसके संरक्षण के लिए वैज्ञानिक सहयोग स्थापित करने में भी मदद मिलेगी। अंटार्कटिका के महत्व को देखते हुए भारत ने वार्षिक वैज्ञानिक अभियानों का पहला शुभारंभ 1981 में किया था। इसके बाद 2004 में दक्षिणी महासागर में अनुसंधान कार्य शुरू किया गया, जबकि इसके 3 साल बाद आर्कटिक क्षेत्र में, अंटार्कटिक में मैत्री और आर्कटिक में हिमाद्री भारत द्वारा स्थापित 2 शोध स्टेशन हैं। इस तरह इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन ए अर्जेंटीना। क्वेश्चन नंबर 7, बड़ौदा किसान क्या है? ए बैंक ऑफ बड़ौदा का एग्रीकल्चर डिजिटल प्लेटफॉर्म, बी वडोदरा के किसानों के लिए अच्छे बीज की व्यवस्था, सी बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा किसानों के लिए ऋण की सुविधा या डी गुजरात सरकार की किसानों के लिए एक योजना। हाल ही में बड़ौदा किसान नामक एक कृषि डिजिटल प्लेटफॉर्म को विकसित करने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता कृषि सेवा कंपनियों के साथ किया गया है। इसका मकसद बड़ौदा किसान नामक एक कृषि डिजिटल प्लेटफॉर्म को विकसित करना है। कृषि आवश्यकताओं के लिए समाधान प्रदान करेगा। यह सहयोग कृषि के क्षेत्र में तकनीक के उपयोग को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा के सीईओ और एमडी पीएस जयकुमार हैं। इसका मुख्यालय वडोदरा गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर है ऑप्शन ए बैंक ऑफ बड़ौदा का एग्रीकल्चर डिजिटल प्लेटफॉर्म। क्वेश्चन नंबर 8, एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑन
मनी लॉन्ड्रिंग का मुख्यालय कहाँ है? ए भारत, बी बांग्लादेश, सी ऑस्ट्रेलिया या डी चीन। FATF के बाद अब पाकिस्तान के एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑन मनी लॉन्ड्रिंग की ग्रे लिस्ट में भी शामिल होने की संभावना है। गौरतलब है कि पेरिस स्थित FATF द्वारा पाकिस्तान को जून 2018 से ही ग्रे लिस्ट में रखा गया है। एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑन मनी लॉन्ड्रिंग FATF की तर्ज पर एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय निकाय है। 1997 में इसकी स्थापना आधिकारिक तौर पर स्वायत्त संस्था के रूप में की गई थी। इसका मुख्यालय ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में चर्चित व्यक्तित्व आशिता का संबंध किस क्षेत्र से रहा था? ए चित्रकला, बी अभिनय, सी लेखन या डी विज्ञान। मशहूर मलयालम लेखिका और कवित्री आशिता का कैंसर के कारण 63 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी हैं और उन्हें अनेक पुरस्कार भी मिले हैं, जिनमें से थाड़ गाथा, ललितांबिका अंतर्जनम और एडसेरी अवार्ड मुख्य हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, लेखन। बात करते हैं 10वें सवाल की। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया का कार्यालय किस मंत्रालय के तहत कार्यरत है? ए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, बी रसायन व उर्वरक मंत्रालय, सी पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या डी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। हाल ही में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल्स रूल्स 2019 अधिसूचित किए हैं। इन नए नियमों का मकसद देश में क्लिनिकल रिसर्च को बढ़ावा देना है और ऐसे रिसर्च के लिए पारदर्शी और प्रभावी नियमन लागू करना है, ताकि देश की आम जनता तक नई दवाएं पहुंचाई जा सके। मरीज की मृत्यु या किसी स्थायी अपंगता की स्थिति में मुआवजे का निर्धारण ड्रग कंट्रोलर जनरल के द्वारा किया जाएगा। वर्तमान ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया डॉक्टर S ईश्वरा रेड्डी हैं। ड्रग कंट्रोलर जनरल सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी CDSCO के प्रमुख होते हैं। CDSCO स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। आइए देखते हैं आज का प्रैक्टिस क्वेश्चन। आज का प्रैक्टिस क्वेश्चन है, रमणिका गुप्ता जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वे किस क्षेत्र से संबंध रखती थी? ए साहित्य, बी अभिनय, सी चित्रकला या डी विज्ञान। आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में करना ना भूलें। कल कुछ नए सवालों और इस सवाल के जवाब के साथ हम फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।